नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो क्लास थोड़ा सा लेट मिला, उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेट हो जाता है किसी ना किसी कारण, जो भी कारण लेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पर बता ही देता हूँ, तो टेलीग्राम जुड़ जाना। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हेरिडिटी को मेरे भाई ख़त्म कर देंगे, जिसको हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं। पूरा चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा, और ऐसा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप ये पूरा क्लास हमसे पढ़ लेते हैं। जो हम पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, 1 जनवरी से मैंने आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए एनसीईआरटी साइंस बैच आपके लिए स्टार्ट किया था, जिनमें से कि ये साथियों 6 नंबर का चैप्टर है, और इसके बाद बायोलॉजी मेरे भाई आपका खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं, विचार विमर्श करेंगे कि फिजिक्स स्टार्ट किया जाए कि केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए, ठीक ना। तो उसको पहले छोड़िए, पहले इस क्लास को देखिए, उसके बाद तो मैं पूरा सूचना आपको दे ही दूंगा कि फिजिक्स स्टार्ट करूंगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करें, बहुत बातें होंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि साइंस मतलब साइंस बाय राजकुमार, यहाँ पर आपको पूरा जो गारंटी ली है 25 में 25 दिलाने के, एकदम दिलाएंगे तो दिलाएंगे, ठीक है ना। जो नए हैं एक बार पढ़ के देखना मेरा पुराना क्लास, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का, ये हेरिडिटी, आनुवंशिकता। तो समझते हैं आनुवंशिकता मेरे भाई क्या होता है। देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, जीवों के सभी लक्षण, क्या मैं बोल रहा हूँ, जीवों के सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात जनकों से संतति में जो भी लक्षण आ रहे हैं, वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यह प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। अब समझते ये क्या करना है, मतलब जो जीव है, लिविंग थिंग्स है, उनसे जो भी ट्रेट्स मतलब लक्षण जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन में जाएगा ना, जैसे मान चलिए हम मेल हैं, कभी ना कभी हम भी फादर बनेंगे, तो हमारा जो न्यू जनरेशन आएगा, न्यू चाइल्ड आएगा, तो उसका गुण क्या है, मतलब मेरा गुण जो है उसमें जाएगा। तो ये चीज़ें जो जा रही है ना, ये सब चीज़ें आनुवंशिकता में हम पढ़ते हैं। किस में हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, हेरिडिटी में पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो फिर जैसे हमारा चाइल्ड होगा, उसका भी चाइल्ड होगा, इस तरह से जनरेशन बढ़ती ही जाएगी। जनरेशन क्या मेरे भाई, बढ़ती ही जाएगी। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, तो जो लक्षण है, गुण है, वो सारे क्या हो, ट्रांसफर होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जनरेशन रेट जनरेशन आपका वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है साथियों, आपकी बढ़ती जाती है, मतलब ट्रांसफर होते जाती है। ये सब चीज़ को हम किस में पढ़ते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट लिखे हैं कि आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं या वंशागत कहलाते हैं। देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या हुआ, आनुवंशिक लक्षण कुछ भी नहीं है, जो लक्षण हमारे से यानी कि जनकों से बच्चों में आ रहा है, जो लक्षण जनकों से बच्चों में आ रहा है, संतति में आ रहा है, संतान में आ रहा है, इसको ऑफ स्प्रिंग्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। जो आपके जनक से, पेरेंट से, जो आपके ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहा है, जनकों से संतति में आ रहा है, जो भी गुण आ रहा है, जो भी लक्षण आ रहा है, उसको हम साथियों आनुवंशिक लक्षण बोलेंगे। समझ गए क्या मेरी बात को, समझ पा रहे हैं ना। और यह प्रक्रिया जो पूरी है, यह प्रक्रिया जो होगी कि माता पिता से जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी गुण है, लक्षण है, वो जा रहे हैं किसमें, उसके संतानों में जा रहे हैं, बच्चों में जा रहा है। तो लक्षण तो ये कौन सा कहला गया, आनुवंशिक लक्षण या वंशागत। लेकिन यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हेरिडिटी कहलाएगी। तो हेरिडिटी आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि बायोलॉजी का वो ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब जेनेटिक्स क्या, देखिए वर्ड में मेरे भाई अंतर है, यहाँ आनुवंशिकता है, हियर इज हेरिडिटी, एंड हियर इफ यू टॉक अबाउट हियर इज जेनेटिक्स, बोथ आर डिफरेंट वर्ड। हेरिडिटी ऑल्सो डिफरेंट वर्ड एंड जेनेटिक्स ऑल्सो डिफरेंट वर्ड। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वाइल हेरिडिटी इज ए प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आनुवंशिकता तो एक प्रोसेस हो गया, जिसमें आनुवंशिक लक्षण माता पिता से बच्चों में जा रहे हैं। लेकिन आपका आनुवंशिकी क्या है मेरे भाई, आनुवंशिकी आपका मेरे भाई है, ये एक बायोलॉजी का ब्रांच है। ये जैसे फिजिक्स आपका एक साइंस का ब्रांच हो गया, केमिस्ट्री एक बायोलॉजी का ब्रांच हो गया, बायोलॉजी भी एक साइंस का ब्रांच हो गया। अब बायोलॉजी का ब्रांच हो गया हमारा कौन, जेनेटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, पूरा आनुवंशिकता, लक्षण जो भी है, विभिन्नताएं, जो आपका वेरिएंसेस होता है, इन सब चीज़ का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपका क्या आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है ना। तो एक बार और पढ़ देते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। तो अगर आपको पूछे आनुवंशिकी और आनुवंशिकता में क्या अंतर है, तो आप क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा आनुवंशिकता तो एक प्रोसेस हो गया, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, जिसमें कि क्या होता है
कि आनुवंशिक लक्षण हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आनुवंशिक लक्षण। माता पिता से जो बच्चों में गुण आता है उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और यह प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। समझ गए क्या? और आनुवंशिकी अगर आपको कोई पूछे तो क्या बोलेगा? तो बोलेंगे कि आनुवंशिकी कुछ भी नहीं है, ये एक बायोलॉजी का ब्रांच है, बायोलॉजी का शाखा है, जीव विज्ञान का शाखा है। क्या? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अब शाखा है तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे? जैसे मान चलिए कि फिजिक्स हम पढ़ते, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? बहुत की एक साइंस का ब्रांच है। तो भाई ठीक है, तो फिजिक्स में आखिर पढ़ते क्या? तो आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? अगर आपको फिजिक्स का डेफिनेशन पता है तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मेरे भाई प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, यानी कोई भी नेचुरल फेनोमेना कैसे होता है वो चीज़, जैसे कि वायुमंडलीय घटना है ना, हमारे आसपास गिर जाना, चलते हैं, दौड़ते हैं, जो भी घटनाएं आपस में हो रही है, आसपास हो रही है दैनिक जीवन में, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना, प्राकृतिक घटना जो हो रही है। तो उसी तरह जो ये आनुवंशिक ब्रांच हो गया, तो ब्रांच हो गया तो कुछ ना कुछ अध्ययन करेंगे ना। तो क्या इसमें अध्ययन करते हैं? इसमें करते हैं विभिन्नताएं का अध्ययन, यानी कि वेरिएंसेस, और आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। अब आपको समझ आ गया कि आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी इज अ टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, बढ़ते। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स? रीजन पता है? क्योंकि मेरे भाई आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल अध्ययन इन्होंने किया, डिटेल स्टडी किया, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो जिसका, जैसे हमारे माता पिता, हम माता पिता को क्यों बोलते हैं? हम अपने माता पिता को माता पिता क्यों बोलते हैं? सोचने वाली बात है। वो भाई हमारा क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं, है ना, ख्याल रखते हैं, पूरा पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पूरा हर एक चीज़ वो क्रिया करते हैं, मतलब पूरा हर एक चीज़ प्रोसेस करते हैं, जब बच्चे से लेकर जवान तक, तभी ना उसको हमारा फादर बोला जा रहा है भाई, इस तरह बोल रहे हैं। तो वही बात है, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों किया गया? क्योंकि जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया है ग्रेगर जॉन मेंडल। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड हैं। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने कहा प्रत्येक जीवों में, मेंडल ने कहा, एक मिनट हट जा भाई, मेंडल ने कहा प्रत्येक जीवों में आनुवंशिक लक्षण एक विशिष्ट कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कि मेरे भाई मेंडल ने क्या बोला था कि प्रत्येक जीवों में जो आनुवंशिक लक्षण है, जैसे कि मान चलिए माता पिता से जो भी गुण आपके बच्चों में आ रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सुनिएगा ध्यान से, माता पिता से जो गुण बच्चों में जा रहा है, तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ये साथियों फैक्टर डिपेंड कर रहा है जीन्स पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? जीन्स पर। जीन क्या होते हैं? मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जीन कुछ भी नहीं है, ये डीएनए है ना, डीएनए का मेरे भाई क्या है? सेगमेंट है। डीएनए का ये क्या है साथियों? एक फंक्शनल सेक्शन बोल सकते हैं, डीएनए का क्रियात्मक खंड है। कौन? आपका जीन। समझ गए? डीएनए जब और खींचेंगे तो जीन बनता है, समझ गए ना मेरे भाई? तो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि माता पिता से जो गुण बच्चों में आता है, तो ये लक्षण डिपेंड किस पर करता है? किस पर करता है मेरे भाई? ये करता है मेरे भाई जीन पर। जीन इसके लिए एक फैक्टर है। एक्चुअली उस समय क्या है कि क्या बोलते हैं, जीन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उसको कारक बोला जाता था। मेंडल के समय जीन की खोज नहीं हुई थी, बाद में जीन का खोज हुआ, किसके द्वारा? विलियम जोहानसन के द्वारा। तो इसलिए उस समय कारक बोला जाता था। तो ये विशिष्ट कारक जो कौन है? ये जीन की ही बात कर रहा है। जो ये विशिष्ट कारक बोलने का प्रयास कर रहा है, ये बेसिकली जीन के बारे में ही बात कर रहा है। समझ गए क्या? आगे बढ़े। विलियम जॉनसन ने जीन शब्द की खोज की। पूछता है बहुत बार, विलियम जॉनसन, जीन शब्द की खोज किसने की? तो की विलियम जॉनसन ने, जिसे आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। अब आनुवंशिकता की यूनिट है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स, यानी कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। मतलब जीन ही एक। अब आनुवंशिकता की इकाई क्यों बोल रहे हैं? अरे आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, जो आनुवंशिक लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, इस प्रोसेस को हम आनुवंशिकता कह रहे हैं, हेरिडिटी कह रहे हैं। अब चूंकि ये डिपेंड किस पर कर रहा है? जीन्स पर, इसलिए जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? उम्मीद है समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं विभिन्नता को, जिसको इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं। विभिन्नता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इवोल्यूशन होता है, जिसको जैव विकास कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि इवोल्यूशन नाम का जो चैप्टर है उसे हटा दिया गया, यानी टॉपिक हटा दिया गया। पहले एनसीईआरटी में पूरा नाम क्या था? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था। क्या था? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था। लेकिन जो मैंने आपको सिलेबस बताया था कि एनसीईआरटी में ये हटा दिया गया। हेरिडिटी सिर्फ है,
इसके साथ जो इवोल्यूशन हमें पढ़ना था, जिसको हिंदी में जैव विकास पढ़ते हैं, उस इवोल्यूशन को एनसीईआरटी ने हटा दिया, ठीक है ना। तो हेरिडिटी से ही सिर्फ प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो जैव विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है विभिन्नता का। विभिन्नता अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि मानव का अस्तित्व भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा इस पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो समझते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। हालांकि जनन वाले चैप्टर में मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था, फिर भी देख लेते हैं। यह वह कारक है जिनके कारण एक ही जाति के जनकों से प्राप्त संतति मतलब ऑफ स्प्रिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स में पूर्णतः एक समान नहीं दिखते हैं। ये कहने का इसका क्या मतलब बताता हूँ। जैसे मान चलिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ अच्छे से यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा जनक हो गया, क्या हो गया, ये जनक हो गया, माता पिता हो गया, इसके दो बच्चे, एक मान लेते हैं, दोनों लड़के मान लेते हैं, दो लड़का हुआ इसका, एक जनक का जनक मतलब माता पिता हो गया, दो जनक हो गया माता पिता, दोनों लड़का हो गया। तो अब हमें ये बताइए, क्या ये लड़का पूरा अपने माता पिता से मैच खाएगा क्या शकल? नहीं मैच खाता क्या? बिल्कुल नहीं खाता है, ठीक है ना। मैच नहीं खाया, कारण क्या है? विभिन्नता। ये जो मैच नहीं खा रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? विभिन्नता बोलेंगे। फिर चलिए एक बात और देखते हैं, ये लड़का दोनों भाई हो गया, क्या ये दोनों भाई आपस में पूरा एक जैसे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्या कारण है? डीएनए यहाँ पर कारण है। कारण क्या है? डीएनए कारण है। और ये जो अलग जो दिख रहे हैं, दोनों भाई का शक्ल नहीं मैच कर रहा, अलग दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? विभिन्नता। यानी कि विभिन्नता यहाँ पर दिख रही है। और विभिन्नता का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या चाहते हूँ? डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आना। समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। होता क्या है मेरे भाई, समझाता हूँ। क्या आपका कोशिका वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए। क्या होता है? डीएनए आरएनए को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दीज आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज फाउंड इन आवर न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली डीएनए की। तो जब आपका जो कोशिका है, जब कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। इस केंद्रक में क्या होता है मेरे भाई? इस केंद्रक में धागेनुमा संरचना होता है। इस केंद्रक में क्या होता है? धागेनुमा, थ्रेड लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको पता है क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ध्यान से दीजिएगा, जो हमारा केंद्रक है उसमें क्या होता है? धागेनुमा संरचना होता है, जिसे क्रोमैटिन बोलते हैं। जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, जब सेल डिवीजन होगा, जब नया जीव बनेगा तो उसमें सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन जब होगा तो ये क्रोमैटिन जो धागेनुमा संरचना ऐसे आपका केंद्रक में पाया जा रहा है, ये कन्वर्ट पता है किस में हो जाता है? ये आपका कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र में ये कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको जो हम यहाँ पर बनाए हैं, ये जो हम बनाए हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। मैं इधर से बना देता हूँ, ठीक है, इधर बना देता हूँ। ये आपका केंद्रक में, कोशिका में केंद्रक हो गया। केंद्रक में धागेनुमा संरचना होता है। जब कोशिका विभाजन होगा तो ये धागेनुमा संरचना किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम। ये आपका क्रोमोसोम, समझ गए ना। इसी को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और मैंने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ये जो गुणसूत्र आपका है, ये जो गुणसूत्र है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। तो अगर हम साथियों बेसिकली ये जो गुणसूत्र बना है ना, ये क्रोमेटिन से ही बना है। ये किससे बना है? क्रोमेटिन का ही पार्ट है। क्रोमेटिन धागेनुमा लंबा संरचना था। जब कोशिका विभाजन हुआ तो ये जो धागेनुमा संरचना था, ये आपस में जुड़ के, यानी समझिए कि एकत्रित होकर एक क्रोमोसोम बना। इसका मतलब है कि इसमें जालीनुमा संरचना अभी भी है। तो आगे जब इस क्रोमोसोम को और थोड़ा हम खींचेंगे, इस वाले पार्ट को खींचेंगे, तो इसमें क्या निकलता है हमको? इसमें मिलता है हमें डीएनए मिलता है। क्या बनता है? डीएनए मिलता है, जो कि इस तरह से संरचना साथियों हमें दिखेगा, ठीक है ना। यानी कि डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है गुणसूत्र में। समझ पाए हैं बात को। इसी डीएनए में क्या होता है? सारी चीज़ें इकट्ठा होती है, जो कि जनकों से संतति में जाएगी। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना, लक्षण हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हार्मोन, एंजाइम, जो भी चीज़ें हैं सारी कहाँ रहती है? डीएनए में। डीएनए के पास ही ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे मान चलिए जनक से, माता पिता से जो भी गुण बच्चों में आएगा, वो सब किसके द्वारा आता है? डीएनए के माध्यम से। किसके माध्यम से आता है? डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास ही हर एक सूचना होता है, समझ गए ना। और डीएनए को जब और खंड करेंगे, ये डीएनए का है, ये डीएनए का पार्ट है। इस डीएनए के खंड को हम क्या कहेंगे? डीएनए खंड को हम कहेंगे साथियों जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन।
और डीएनए किसके माध्यम से भेजता है? जीन के माध्यम से। समझ गए ना? इसीलिए हम जीन को क्या बोले थे? अनुवांशिक इकाई बोले थे। समझ गए क्या बात को? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डीएनए के बारे में। तो अब मैं तो विभिन्नता समझाना चाह रहा था आपको। तो विभिन्नता किसके कारण होगा? डीएनए में चेंज के कारण। तो जब मेरे भाई कोशिका विभाजन होता है ना, जब भी कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, जिसके कारण डीएनए में त्रुटि देखने को मिलता है। डीएनए का जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो ये जो डीएनए है इसको खींचेंगे, डीएनए बनेगा। तो डीएनए साथियों जो है, डीएनए अपने आप को कॉपी करता है। डीएनए अपना क्या करता है? कॉपी बनाता है, जीरोक्स बनाता है। तो उस समय कुछ त्रुटियां हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि कुछ ना कुछ हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है कि जब जनकों से नया जीव बन रहा है, तो उस समय कोशिका विभाजन जब होगा तो गुणसूत्र से जो डीएनए बन रहा है ना, डीएनए अपना कॉपी करता है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, प्रति कॉपी। तो उस समय क्या है, प्रति कॉपी करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, एरर आ जाती है, जिसके कारण विभिन्नताएं देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग एग्जैक्ट अपने माता पिता से मैच नहीं खा पाते। समझ गए ना विभिन्नता के बारे में? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब विभिन्नता आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं विभिन्नता के टाइप। तो विभिन्नता उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? विभिन्नता कहाँ गया? विभिन्नता आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? अगर आपको बोले विभिन्नता, अच्छा हम अपने माता पिता के समान बिल्कुल क्यों नहीं दिखते? या दो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स समझते हैं ना भाई बहन, जो सिबलिंग्स होते हैं वो क्यों नहीं दिखते हैं एक जैसे? क्योंकि जब कोशिका विभाजन हो रहा था, जब इनका निर्माण हो रहा था, तो इनके डीएनए में कुछ ना कुछ त्रुटि आ गया, जिसके कारण पूरा हम लोग माता पिता से मैच नहीं खाते हैं या अपने सिबलिंग से मैच नहीं खाते डीएनए के कारण। समझ गए? डीएनए में त्रुटि के कारण। समझ गए ना बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब साथियों विभिन्नता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? दो प्रकार की। एक जेनेटिक विभिन्नता जिसको जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं, एक शारीरिक विभिन्नता जिसको सोमेटिक वेरिएशन बोलते हैं। जेनेटिक विभिन्नता को हम आनुवांशिक विभिन्नता ही बोलते हैं ना, आनुवांशिक विभिन्नता ही बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जेनेटिक विभिन्नता को आनुवांशिक विभिन्नता भी बोलते हैं। और जो शारीरिक विभिन्नता है इसका भी दो नाम है। शारीरिक विभिन्नता के दो नाम है, एक तो इसको दैहिक विभिन्नता बोलते हैं, देखो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखे, दैहिक विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है, दैहिक विभिन्नता, या इसको कायिक विभिन्नता बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका शारीरिक विभिन्नता का तीन नाम हो गया, ठीक है ना। लेकिन जेनेटिक विभिन्नता को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक विभिन्नता को बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। तो आगे बढ़ें, अब हम देखते हैं कि जेनेटिक विभिन्नता क्या होता है, शारीरिक विभिन्नता क्या होता है, तो देखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। देखिए जेनेटिक विभिन्नता, यह विभिन्नता क्या है? यानी कि वैसी विभिन्नता जो जनकों से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक विभिन्नता कहेंगे। यह वह विभिन्नता है जो जनकों से संतति में आते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, वो जेनेटिक विभिन्नता कहलाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं जेनेटिक विभिन्नता में, ठीक है ना। अब बात करते हैं शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता की बात करें साथियों कि ऐसी विभिन्नता कई कारणों से प्रकट हो सकती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव। यह विभिन्नता जीन के परिवर्तन कारण नहीं होती है, अर्थात यह विभिन्नता वंशागत नहीं होती। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो जेनेटिक विभिन्नता है ये कैसे आएगी? ये जीन में परिवर्तन के कारण आएगी। जीन समझते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया डीएनए का जो खंड जब करेंगे, डीएनए को जब खंड करेंगे, देखिए समझाते फिर आपको। ये डीएनए आपका हो गया, ये आपका साथियों क्या होगा? डीएनए होगा। तो ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है, ये सब जो पार्ट दिख रहा है, ये सब पार्ट को हम जीन बोलेंगे। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब डीएनए में परिवर्तन हो रहा है, बेसिकली डीएनए के जीन में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कारण हमें विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। मैंने आपको बता दिया, कॉपी होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, उस समय कुछ त्रुटियां आ जाती है ना, तो उसके कारण जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो जेनेटिक विभिन्नता जो है कैसी होगी? अगर आपको कोई पूछ ले कि जेनेटिक विभिन्नता क्या होती है, तो बोलिएगा वैसी विभिन्नता जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, उसे जेनेटिक विभिन्नता कहते हैं। लेकिन बोलेगा किसके कारण होती है, तो ये होती है जीन में परिवर्तन कारण या डीएनए में परिवर्तन के कारण। समझ पा रहे हैं क्या? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। सिंपल टॉपिक है ये। शारीरिक विभिन्नता जो है ये जीन में परिवर्तन कारण नहीं होती है। शारीरिक विभिन्नता ये जीन में परिवर्तन के कारण नहीं होती है। इनके बहुत सारे कारण, जैसे मान चलिए जनकों से जो संतान उत्पन्न हुए, फिर संतान में जो कुछ अलग ही विभिन्नता हमको देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ जाए, है ना। या मान चलिए कि माता पिता गोरे हैं और बच्चे भी मान चलिए गोरे होंगे, माता पिता गोरे और बच्चे भी गोरे होंगे, लेकिन कुछ साल बाद उसके बच्चे काले होंगे। इसका कारण क्या है? अरे क्या कारण है? इसका कारण है वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ा होगा। वातावरण का प्रभाव मतलब वातावरण में जो भी घटनाएं हो रही है उसको हम वातावरण का प्रभाव बोलेंगे। गर्मी ज़्यादा लग गया, उसको धूप ज़्यादा लग गया, है ना, इस तरह से उसका फेस चेंज हो सकता है ना।
तो ये हम बोल रहे हैं कि शारीरिक, अब उसमें एक विभिन्नता आ गई कि नहीं आ गई? वो विभिन्नता तो उसको उसके माता पिता के जीन में परिवर्तन कारण नहीं मिला है। अरे भाई, वो जब बच्चा जन्म लिया था तो गोरा था, लेकिन बाद में वो काला हो गया, तो वो विभिन्नता उसको माता पिता कारण नहीं मिली है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये जीन में परिवर्तन कारण नहीं होता है। कौन? शारीरिक विभिन्नता। जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, यह विभिन्नता जीन के परिवर्तन कारण नहीं होती है, अर्थात यह विभिन्नता वंशागत नहीं होती है। अब ये विभिन्नता वंशागत भी नहीं होगी। कैसे वंशागत होगी? जब माता पिता से उसको मिला ही नहीं है तो ये वंशागत होने का कोई इसका है ही नहीं। समझ गए ना? लेकिन ये जो विभिन्नता है ये आपके क्या होगी? वंशागत होगी। ये आपके क्या है? वंशागत होगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती ही रहेगी, क्योंकि ये जीन में परिवर्तन के कारण हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, अब मेंडल ने साथियों क्या दिया था? वंशागत यानी अनुवांशिकता के लिए 3 नियम दिया था। मेंडल ने क्वेश्चन पूछा, मेंडल ने कितने नियम दिए थे वंशागत के लिए या अनुवांशिकता के लिए? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से वो 3 नियम हैं देख सकते हैं आप यहाँ। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम दिए गए थे मेंडल के वंशागत के लिए। इन्होंने 3 नियम दिया था। इन्होंने ये बताया था आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज़ें, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज़ें आखिर कैसे ट्रांसफ़र, गुण कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ना? कौन सा प्रभावी हो रहा है, कौन सा अप्रभावी हो रहा है, आखिर कैसे पूरा ये चीज़ हो रहा है। तो इन्होंने मटर, इन चीज़ों को समझाने के लिए मटर का पौधा लिया था। इन चीज़ों को समझाने के लिए इन्होंने क्या लिया था? मटर का पौधा लिया था। आदमी पर भी ये प्रयोग कर सकता था, लेकिन आदमी पर कैसे संभव था? ये खुद आदमी था, आदमी पर संभव था? ये नहीं था, आदमी पर ये नहीं संभव था, क्योंकि आदमी 60 साल जीता है, वो 60 साल जीता। अब एक आदमी करता उसको अब 60 साल जिंदा रहना पड़ता, फिर दूसरा आप करता, तो संभव नहीं है ना। लेकिन ये इन्होंने मटर के पौधे पर ये क्या था, क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि वर्ष क्या होता है, उस पर बहुत सारे गुण भी इन्होंने देखा। टोटल 7 गुण उन्होंने मटर के पौधे में इन्होंने लिया था। तो उसके चलते इन्होंने जो है मटर के पौधों पर प्रयोग करके टोटल जो है 3 नियम दिया। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो पहले उसका देखते हैं कि मटर का पौधा का कौन कौन सा लक्षण लिया था। टोटल 7 लक्षण था, तो उसको हम देखते हैं एक बार। देखिए, टोटल इन्होंने 7 लक्षण देखे थे मटर के पौधे में, और 7 लक्षण को बारी बारी से इन्होंने संकलन करा के देखा था कि कौन प्रभावी हो रहा है, कौन अप्रभावी हो रहा है। समझ गए? समझते हैं यहाँ बात को। प्रश्न इसी से आएगा। पहला कैरेक्टर का मतलब लक्षण हो गया। फ्लावर का कलर लिया, फूल का रंग, फ्लावर कलर मतलब फूल का रंग, ये आपका जो है पर्पल कलर, यानी कि एक मटर का पौधा इन्होंने ऐसा देखा कि उस मटर के पौधे में, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा मेरे भाई क्या होता है? द्विलिंगी होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि जब द्विलिंगी है ही नहीं तो कैसे परागण ये करवाएगा? संभव ही नहीं है, प्रॉब्लम होगा ना। अब द्विलिंगी है तो जल्दी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों एक ही साथ रहेंगे, प्रॉब्लम जल्दी होगा नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था परागण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इन्होंने देखा कि, सबसे पहले नहीं, इनमें से कोई भी हो सकता है सबसे पहले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्लावर कलर, यानी कि जो मटर का पौधा ऐसा देखा जिनमें कि फूल का जो कलर था ना वो बैंगनी था, पर्पल था। तो एक मटर का पौधा ऐसा लिया जिसमें फूल का कलर कैसा था? बैंगनी था। और एक मटर का पौधा ऐसा था जिसमें फूल का कलर वाइट था। इन दोनों को संकरण करवाया, यानी कि इन दोनों को कहिए कि एक को नर बना दिया, एक को मादा बना दिया। जब एक को नर और मादा बना देगा तो एक से शुक्राणु लिया जाएगा, एक से क्या लिया जाएगा? अंडाणु लिया जाएगा। अब चूंकि ये मनुष्य तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पौधों का बात हो रहा है, तो एक से परागकण लिया जाएगा, एक से क्या लिया जाएगा? अंडाणु लिया जाएगा, ठीक है ना, कोई हो सकता है। तो इनमें से जब दोनों के बीच संकरण कराया, बैंगनी वाले से और वाइट वाले से जब संकरण कराया, तो देखा गया कि जो पौधे जो नए उगे ना, जो नए पौधे उगे, उनमें से कौन से पौधे आए? उनमें से आपके ज़्यादातर डोमिनेंट ये हुए पर्पल, यानी कि बैंगनी वाले मटर के पौधे ही प्राप्त हुए, बैंगनी फूल वाला ही पौधा जो प्रभावी हुआ। कौन सा? तो प्रश्न ऐसे आएगा कि जब बैंगनी फूल वाला मटर का पौधा और वाइट फूल वाला मटर का पौधा को आपस में संकरण कराया जाता है तो कौन प्रभावी होता है? तो प्रभावी आपका पर्पल कलर वाला होता है, डोमिनेंट होता है ये। समझ गए ना? और रिसेसिव मतलब ये आपका अप्रभावी होता है। ये क्या था? मतलब इसका गुण छिप जाता है। समझ रहे हैं बात को ना? उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अब ये दूसरा देखा, ये पहला लक्षण देख लिया। दूसरा ये देखता है, अब चलो एक ऐसा हम लेते हैं, अब हम ऐसा मटर का पौधा लेते हैं जिसमें कि एक्जियल वाला पार्ट लेते हैं और एक टर्मिनल वाला पार्ट लेते हैं। एक्जियल का मतलब साथियों एक तरह से हिंदी में इसको बोलेंगे अक्षीय, और टर्मिनल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक तरह से, टर्मिनल का हम मतलब क्या बोल देंगे? टर्मिनल को आप टर्मिनल ही समझिए, ठीक है। एक एक्जियल एक आप टर्मिनल, तो एक्जियल और टर्मिनल एक लिया आपका, है ना। जब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया, तो देखा गया कि जो प्रभावी हुआ ना, जो पौधे फिर से नए बहुत सारे बने, वो आपका एक्जियल वाले बने, यानी कि एक्जियल वाले क्या प्रभावी पौधे होंगे, और ये आपका जो है ये छिप गए, ये टर्मिनल वाले पौधे नहीं मिले, ठीक है ना। फिर देखता है, अब सीड वाला लेते हैं।
क्या लेता है, सीड वाला। अब एक मटर का पौधा ऐसा लेता है जिसका बीज का कलर कैसा था, मटर का बीज भी होगा। अब मटर का बीज का कलर कैसा था, येलो था। और एक मटर का पौधा ऐसा ले जिसका बीज का कलर हरा था। जब दोनों का आपस में संकरण कराया तो देखा कि नए पौधे जो बने उससे, यानी जो नए बच्चे का निर्माण हुआ, नए पौधे का निर्माण हुआ, उनमें से येलो वाला ही पौधा निर्माण हुआ। मतलब येलो वाला बीज क्या हुआ, प्रभावी हो गया। समझ गए ना। अब लेता है सीड के सेब का आकार, सीड का सेब। अब सेब देखता है, एक मटर का पौधा ऐसा है जिसका बीज जो था ना वो गोल था, जिसका बीज था क्या, गोल था। और एक मटर का पौधा ऐसा है जिसका कि बीज क्या था, रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब हो गया कि रिंकल्ड का मतलब हो गया कि वो गोल नहीं है, ऐसा समझिए। वो क्या है, गोल नहीं है। आप देख सकते हैं पचका उचका थोड़ा है। तो इन दोनों के बीच जब संकरण कराया तो देखा कि राउंड गोल वाला ही क्या हुआ, प्रभावी हुआ। गोल वाला ही क्या हुआ, प्रभावी हुआ। समझ गए ना। अब बात करते हैं क्या बोलते हैं इसका, जो आपका जो पॉड शेप है, यानी कि जो आप इसको हम लोग तो मटर बोल देते हैं। एक लिया इन्फ्लेटेड और एक लिया कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक लिया इन्फ्लेटेड, एक लिया कॉन्स्ट्रिक्टेड। यानी कि जब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो देखा गया इन्फ्लेटेड वाला, यानी कि चपटा वाला। इन्फ्लेटेड मतलब एकदम पूरा प्लेन है। ये देखिए पूरा, आपने देखा होगा कि मटर जो खरीदने जाते हैं बाजार में तो एक आपको इस तरह का दिखता होगा, एगो इस तरह का दिखता होगा। तो इन दोनों के बीच जब संकरण कराया गया तो कौन प्रभावी हुआ, प्रभावी आपका इन्फ्लेटेड हुआ। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं जब पॉड का कलर, यानी पॉड का मतलब छिलका हो जाएगा, सॉरी। पॉड का मतलब छिलका, आपका छिलका ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जब अब कलर देखा गया, अब आपने कुछ इस तरह का भी मटर देखा होगा, कुछ इस तरह का भी आपने मटर का छिलका देखा होगा। तो इन दोनों में जब कराया गया, देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेंडल ने करवाया है। कभी बीज वाले से करवाया, कभी फूल वाले से, कभी छिलके वाले से करवाया है ना। जब इन दोनों से करवाया तो देखा कि जो हरा वाला छिलका था वो प्रभावी हुआ। हरा वाला छिलका क्या था, वो प्रभावी हुआ। समझ गए, समझ पा रहे हैं बात को, समझ गए होंगे। अब एक लास्ट आता है स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ यानी कि स्टेम लेंथ में क्या है, अब लंबा मटर का पौधा लिया, एक बौना मटर का पौधा लिया, टॉल ड्वार्फ। एक लंबा मटर का पौधा लिया, एक बौना मटर का पौधा लिया। तो बोलेगा दोनों में से कौन प्रभावी हुआ, तो देखा कि लंबे वाला प्रभावी हुआ। क्या हुआ, लंबा वाला ही प्रभावी हुआ। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो चीज़ मैं आपको पूरा ये बताया हूँ ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये मैं PDF में ऐड करूँगा इसको, ठीक है ना। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न आपको आएंगे। बोल देगा येलो बीज और ग्रीन में कौन प्रभावी है, तो येलो कलर का बीज वाला प्रभावी है। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको टोटल 7 लक्षण बताए जो कि मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर के पौधों पर। 7 अलग अलग लक्षण प्रयोग किए थे। आखिर मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। आदमी तो कभी संभव है नहीं, मनुष्य पर कभी संभव प्रयोग ये था नहीं, क्योंकि मनुष्य की आयु ही 60 साल होती है। तो कितना वो इंतजार करता है सब रंग का प्रयोग करने के लिए। क्योंकि मेंडल भी खुद एक मनुष्य था, तो मनुष्य पर संभव था नहीं। तो पौधा देखा कि कौन सा पौधा ऐसा अच्छा है जिनमें सभी गुण हमें अच्छे से मिल पाए, ताकि उसका हम प्रयोग कर सके, ठीक ना, जो आनुवंशिकता वाला अच्छे से प्रयोग कर सके। तो मटर का पौधा चुनने का क्या कारण था वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे। एक्चुअली ये पौधा मेरे भाई जो है, ये पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। कौन सा, मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है, कोई दिक्कत भी परेशानी इसमें नहीं होगी। ये वार्षिक और अल्पकालिक जीवन चक्र होते हैं। मतलब कि मेरे भाई जो ये मटर के पौधे होते हैं वार्षिक होते हैं, मतलब सालों साल ये उपजाऊ है, सालों साल ये फड़ सकते हैं, उग सकते हैं, ठीक है ना। और अल्पकालिक जीवन काल चक्र होते हैं, मतलब अब वार्षिक बोल दिए, मतलब ये इनका जीवन काल भी क्या होता है, कम ही होता है ना। मतलब वापस से नया पौधा जन्म लेगा, फिर वो मरेगा, फिर नया पौधा आएगा। ये कहने का मतलब इसका हो रहा है, ठीक है ना। इनके फूल उभयलिंगी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मटर का पौधा साथियों क्या होता है, उभयलिंगी होता है। अब उभयलिंगी मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्या, बिल्कुल पढ़ाया। उभयलिंगी क्या होता है, जिनमें नर और मादा यानी कि पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। इनमें कई तरह के विरोधी गुण पाए जाते हैं, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है ना। इनमें कृत्रिम रूप से पर परागण द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है, मतलब पर परागण भी करा सकते हैं और स्वपरागण भी करा सकते हैं। स्वपरागण तो सीधी सी बात है कराए देंगे, क्योंकि उभयलिंगी खुद ही है। इनमें उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोल दिया। इनका उत्पादन समय कम होता है, ये बात वही यहाँ पर लिख रहा है, वार्षिक हो रहा है, मतलब कम समय में ये उत्पादन, मतलब कम समय में ये उत्पादन इसका मतलब उग जा रहे हैं, ठीक है ना। इनके फूल बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले होते हैं। इनका अध्ययन करना भी बहुत आसान होता है। तो ये सारे रीजन थे साथियों मटर के पौधे चुनने के कारण। अब हम देखते हैं मेंडल के नियम। तो सबसे पहला मेरे भाई हम देखते हैं प्रभाविता का नियम। क्या देखते हैं, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए इसके नाम में ही आ रहा प्रभाविता, यानी कि डोमिनेंस मतलब ये किसी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, डोमिनेट करेगा, किसी को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो पढ़ते हैं, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे
प्राप्त होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ इसको ये क्या क्या कहना चाह रहा है। अब आपका मन है कि नहीं सर हम शुद्ध लंबा क्यों लेंगे, हम तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं। आपने तो 7 लक्षण टोटल बताया, अरे 7 लक्षण बताया कि नहीं बताया यहाँ पर मैंने आपको, इनमें से आप किसी का भी ले सकते हैं। आपका मन बनना है हम कराएंगे पर्पल फूल वाले मटर के पौधे और वाइट फूल वाले मटर के पौधे भी संकरण कराएंगे। तो आपका क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में सारे क्या होंगे, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, प्रभावी कौन होगा, बैगनी वाले। तो सारे आपके जो फूल होंगे मटर के पौधे में सारे वो बैगनी टाइप के दिखेंगे। नहीं आपका मन हुआ सर हम ये वाला कराएंगे, एक्सियल और टर्मिनल वाला कराएंगे। तो आपके जब प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होंगे वो सारे एक्सियल वाले होंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिए हैं, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो मेरे भाई टॉल और ड्वार्फ वाला दिया है, टॉल और ड्वार्फ वाला दिया है, ठीक है ना। तो टॉल और ड्वार्फ वाला में, लंबा और बौना में कौन मेरे भाई ज़्यादा प्रभावी है, कौन डोमिनेंट होगा, टॉल वाला होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रभाविता का नियम कहता है, मतलब लंबा वाला अपना प्रभावी गुण प्रदर्शित कर रहा है, बौना वाला नहीं कर रहा है, बौना वाला छिप जा रहा है, इसलिए से प्रभाविता का नियम कह रहे हैं, ठीक है। तो वही साथियों यहाँ पर जो लिखा गया है, जब शुद्ध लंबे पौधे, अब शुद्ध लंबा पौधा का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए टी का मतलब टॉल हो गया, टी का मतलब मेरे भाई क्या होगा, टॉल हो गया। अब दो गो टी ले लिए, एक और टी ले लिए, तो ये आपका मेरे भाई क्या हो गया, शुद्ध लंबा पौधा हो गया। अब बौनों को हम दर्शाएंगे छोटका टी से, बौनों को दर्शाएंगे छोटका टी से, ठीक है ना। शुद्ध लंबा को दर्शाएंगे बड़का टी से यानी कैपिटल टी से, और जो स्मॉल हमारा जो क्या बोलते हैं बौना ड्वार्फ जो प्लांट है उसको दर्शाएंगे स्मॉल टी से। तो अगर दुद्धू भर स्मॉल टी लिख दिए तो वो शुद्ध बौना पौधा हो गया, क्या हो गया, शुद्ध बौना पौधा हो गया। तो जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, मतलब आपस में आप कहिए कि नर और मादा का जो संलयन यहाँ पर होता है उसी का बात यहाँ पर हो रहा है। संकरण, यहाँ संकरण वर्ड यूज किया जा रहा है, संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी F1 में, प्रथम पीढ़ी को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। प्रथम पीढ़ी को क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, अब चूंकि भाई शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधा कार्य कर रहा है, मतलब संकरण कर रहा है, तो एक दोनों जनक का काम करेगा, एक नर का काम करेगा, एक मादा का काम करेगा। तो उनके बीच युग्मनज होकर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, यहाँ पर बीज बनेगा, तो बीज से पौधे बनेंगे। मैंने आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों अब मैं थोड़ा इधर आपको दर्शाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर समझाता हूँ अच्छी तरीके से फ्रेश में। देखिए हम क्या लेंगे, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा क्या हो गया, टी, और शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाए, संकरण कराएंगे, कौन सा संकर कराएंगे, एक संकर, यानी कि एक संकर कराएंगे, क्या कराएंगे, एक संकर, और एक आपका एक संकर होता है, एक आपका द्विसंकर होता है। तो यहाँ पर हम कराएंगे मेरे भाई एक संकर कराएंगे, कौन सा कराएंगे, एक संकर। एक संकर क्या होता है, एक संकर कुछ भी नहीं है, प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त लंबे पौधे आपको मिलेंगे ना वो आपके यानी प्रभावी गुण जो दिखाएगा, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाएगा, वही आपका एक संकर क्रॉस है, और ज़्यादा कुछ भी एक संकर क्रॉस नहीं है। जैसे इनको आप इससे मिलाना है तो ये आपका क्या बनेगा, टी बनेगा। फिर इसको आप इससे मिलाइए तो क्या बनेगा, ये भी सेम वही बनेगा, इसको हटा देते हैं। फिर अब इसको आप इससे मिलाए फिर क्या बनेगा, टी बनेगा। फिर इसको आप इससे मिलाए फिर आपका क्या, टी ही बनेगा। तो देखिए सारे आपको कैसे मिले, हमें बताइए कि सारे आपको कैसे मिले, कौन दिख रहा है। पहले तो बोलिएगा सर इसमें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना, लेकिन प्रभावी कौन है, प्रभावी लंबा को ही आपको दिखाना है, प्रभावी किसको दिखाना है, लंबा को ही दिखाना। तो चार को पौधा प्राप्त हो, 1 2 3 4 को प्राप्त हुआ। तो चारों साथियों क्या है, चारों लंबे हैं, चारों क्या है, लंबे है। तो ये जो प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे F1 पीढ़ी, क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। जो हमारा 4 पौधा दिख रहा है, 4 पौधा कैसे हैं, ये लंबे हैं, चारों पौधा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, लंबे है। सर इसमें छोटका टी भी तो है, स्मॉल टी भी तो है, तो इसको बौना नहीं बोलेंगे क्या, नहीं भाई। प्रभावी कौन है, प्रभावी आपका कौन है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा कि बौना यहाँ पर प्रभावी होगा, नहीं ऐसा हो भी नहीं करेगा। जब लंबा और बौना के बीच संकरण कराया जाएगा तो लंबा हमेशा प्रभावी होगा, हालांकि बौना भी प्रभावी होगा, वो भी अपना गुण दिखाएगा, लेकिन आगे पीढ़ी के किसी एक पीढ़ी में आगे चल के वो दिखा सकता है, समझ गए ना। तो उनको आगे हम देखेंगे, लेकिन लंबा बौना को जब कराया जाएगा एक संकर क्रॉस प्रभाविता के नियम में, तो आपका साथियों सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे। तो ये सारे पौधे आपका क्या है, लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन ये शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त नहीं हुए, क्या शुद्ध लंबे पौधे ये प्राप्त नहीं हुए। देखिए शुद्ध लंबा पौधा किसको बोलेंगे, कैपिटल टी बोलता रहता तब उसको शुद्ध लंबा पौधा बोलेंगे। तो ये लेकिन ये शुद्ध लंबा पौधा ये नहीं हुआ, समझ गए, ये संकर लंबा है मेरे भाई, क्या ये संकर लंबा है। तो सारे लंबे हैं लेकिन संकर लंबा हुआ, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर साथियों हम जो है आपके लिए दर्शाए हैं, मिल जा यहाँ पर देखिए, वही मेरे भाई यहाँ पर दर्शाए हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पर क्या दर्शाए हैं, ठीक है ना। ये आपका शुद्ध लंबा पौधा हो गया, ये शुद्ध बौना पौधा हो गया। यहाँ देखिए टी जो है ना मेरे भाई, टी जो है दुद्धू गुट्टी है, इसको बोलेंगे युग्मनज बोलेंगे, क्या सम युग्मनजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम युग्मनजी। एक होता है विषम युग्मनजी, एक होता है सम युग्मनजी। सम युग्मनजी मतलब जो एक जैसा हो, जैसे टी है
एक जैसा ये सम युग्मनज हो गया। जैसे यहाँ पर विषम युग्मनज क्या है, अलग अलग हो, विषम युग्मनज क्या है, अलग अलग हो, एक टी कैपिटल हो गया, एक स्मॉल टी होगी, ये आपका विषम युग्मनज होगा। वही अगर आप ऐसे लिख देंगे, अगर हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये भी आपका सम युग्मनज है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि समझ गए। तो यहाँ देखिए प्रथम पीढ़ी जो साथियों हुआ आपका ये आपका हो गया प्रथम पीढ़ी, ये आपका मेरे भाई क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी F1। देखिए सारे पौधे आपका क्या है, सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर लंबा ही गुण दिख रहा है, मतलब लंबा प्रभावी हुआ, यही एक संकर क्रॉस होता है। यही आपका क्या होता है मेरे भाई, एक संकर क्रॉस होता है और प्रभाविता का नियम होता है। यानी कि प्रभाविता का नियम आपको पूछ ले, प्रभाविता का नियम कौन से क्रॉस पर आधारित है, तो एक संकर क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है, एक संकर क्रॉस पर आधारित है। ठीक है क्या मेरे भाई, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो लंबा यहाँ पर क्या हो गया, प्रभावी, और बोनो हमारा क्या हो गया, अप्रभावी। मतलब बोनो दिख ही नहीं रहे, हमने लंबा पौधा लिया और बोनो पौधा लिया तो सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, मतलब बोनो का गुण दिखाई नहीं। समझ गए ना मेरे भाई, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसको हटा देते हैं भाई, हट जा तू, हट जा हट जा। अब यहाँ हम देखते हैं दूसरा है साथियों पृथक्करण का नियम। दूसरा क्या है मेरे भाई, पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम को साथियों इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। इसमें समझते हैं क्या होता है ये साथियों। जो F1 पीढ़ी आपका प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी आपका जो एक संकर क्रॉस से प्राप्त हुआ, ये देखिए ये जो आपका था साथियों, ये आपका F1 पीढ़ी से प्राप्त हुआ था। क्या, F1 पीढ़ी से ये आपका प्राप्त हुआ था। प्रथम पीढ़ी में सारे लंबे पौधे हमको देखने को मिले थे। अब इसमें क्या करा है, स्वपरागण कराएं। इनमें क्या करेंगे, आपस में ही ये जो चारों दिख रहे हैं आपको, ये लंबे पौधे दिख रहे हैं, संकर लंबा पौधा, इन सभी में हम क्या करेंगे, स्वपरागण कराएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है। तो वही इसी से संबंधित हमारा ये दूसरा नियम है। तो जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी F2 में संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। यानी कि मेरे भाई इसके कहने का मतलब ये है, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग होना। युग्मकों की शुद्धता, मतलब युग्मक शुद्धता, यानी युग्मक यहाँ पर शुद्ध होते हैं ना, इसलिए इसको युग्मक का शुद्धता का नियम बताया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वाले पीढ़ी में देखिए, जो प्रथम पीढ़ी था, इसमें आपको बोनो लंबा भी लिया गया, बोनो भी लिया गया, लेकिन बोनो क्या आपको दिखा क्या, बिल्कुल बोनो नहीं दिखा। लेकिन जब दूसरे पीढ़ी में देखा गया साथियों, F2 पीढ़ी में, तो बोनो भी उभर कर आया। तो यानी कि इसके कहने का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि साथियों ऐसा नहीं है, जिससे कि मान चलिए आपके माता पिता लंबे हैं, आप क्या हो गए, आप भी लंबे हो गए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता, आपके माता जो है वो माता थोड़ी सी कम हाइट की है और पिता क्या साथियों बहुत हाइट के है। तो आपके पिता बहुत हाइट के हैं, माता कम हाइट की है, और आपका जो जन्म हुआ वो आपका भी जो जन्म हुआ ना, आप भी लंबे हाइट के होंगे। मतलब यहाँ पर लंबा गुण प्रभावी हो गया, पापा का गुण आप में आ गया है ना। लेकिन कुछ समय साल ऐसा ही साथियों आएगा, जैसे आपका फिर जो पीढ़ी आएगा उसमें कोई एक नाटा जरूर जन्म लेगा, तो वो जाएगा मम्मी के गुणों पर। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी टाइम वो उभर कर ही आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है पृथक्करण के नियम में कि साथियों बोनो गुण भले F1 पीढ़ी में छिप गया था, लेकिन दोबारा ये उभर के आता है कभी ना कभी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर मैं आपको पढ़ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप, जैसे लिया गया ये प्रथम पीढ़ी में यही प्राप्त हुआ था ना, और प्रथम पीढ़ी में यही प्राप्त हुआ था, तो इनके बीच क्या कराया गया, स्वपरागण। अब स्वपरागण कराया गया, तो आप समझते हैं स्वपरागण एक ही फूल के पुंकेसर व स्त्री केसर के बीच कराया गया संकरण स्वपरागण कहलाता है। तो एक नर हो जाएगा, एक मादा हो जाएगा। इनसे क्या करेंगे साथियों, इनसे हम क्या करेंगे मेरे भाई, बनाएंगे इनसे संकरण कराएंगे। तो संकरण कराएंगे, सिंपल सी बात है, इसका टी इससे मिला दीजिए तो ये बन जाएगा टी। इस ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही आसान ये करना होता है, ठीक है ना। ये टी हो गया, यानी एक टी हो गया, ये एक टी, एक ये टी हो गया। तो इसका टी इससे मिलाएगा तो क्या बनेगा, दो कैपिटल टी देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो कलर अलग ले लेते हैं, कलर हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसका टी आप इससे मिलाएगा तो क्या बनेगा, एक बड़ा टी एक स्मॉल टी। फिर अब इसका टी इससे मिलाएगा तो क्या बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो पहले छोटा टी नहीं लिखेंगे, बड़ा टी लिखेंगे, क्योंकि जो प्रभावी होता है उसको पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पर टी यहाँ पर हो गया। अब फिर इस टी को इस टी से मिलाएंगे तो 2 टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर सारी चीज़ आपको दिख रहे होंगे। एक टी ये दिख गया, जो ये आपका क्या हो गया, संकर लंबा हुआ कि शुद्ध लंबा। तो बोलेंगे ये शुद्ध लंबा हुआ, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है, शुद्ध लंबा हो गया।
और ये दोनों आपका क्या हो गए, ये दोनों तो संकर लंबे होंगे, लंबे हैं लेकिन संकर लंबे हैं। और एक देखिए मेरे भाई शुद्ध बौना भी दिखा हमें, यानी कि बौना प्रथम पीढ़ी में दिखेगा ही नहीं, दिखा ही नहीं हमें, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में वो उभर कर आया है। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर कुछ गुण आपके माता पिता में है और वो छिप जाता है, आप में नहीं आता, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ना कभी वो आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कभी ना कभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए ना बात को? हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। तो अब यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन साथ उसमें आता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। हार्ड वार्ड लगने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। अब फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है पहले समझिए। फिनोटाइप मेरे भाई होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप। जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप। अब फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, जिसको आप देख के बता सकते हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या है, जिसको आप रंग देख के बता सकते हैं, आकृति देख के बता सकते हैं, है ना, बाहरी रूप से आप देख के बता सकते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप हो गया कि जिसकी जीन की संरचना को देखने के बाद ही बताया जा सकता है, उसे जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अगर आपको पूछे कि पृथक्करण के नियम में आपको बताइए फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, यानी फिनोटाइप मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि जो बाहर से दिखते हैं। तो बताइए टोटल 4 यहाँ पर पौधे बने हैं, तो चारों पौधे में से आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है, तो बोले सर यो लंबा है, यो लंबा है, यो लंबा है, 3 को तो लंबे होगा, इसलिए लंबा का अनुपात 3 हो गया। अब बौना क्या होगा, बौना 1 हो, तो 3 अनुपात 1 हो गया। यानी कि लंबे इसमें कितने हो गए, लंबे हो गए 1 2 3 और बौना हो गया 1, इसलिए फिनोटाइप अनुपात क्या हो गया, 3 अनुपात 1 हो गया। ऐसे भी पूछ लेता है कि एक संकर क्रॉस में, अब चूंकि ये भी एक संकर क्रॉस पर ही आधारित है, ये भी आपका एक संकर क्रॉस पर ही आधारित है, ठीक है मेरे भाई। तो पूछ लेगा एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात बताइए, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। या पृथक्करण के नियम में फिनोटाइप का अनुपात बताइए, तो 3 अनुपात 1, किसी तरह से वो पूछ सकता है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। पूछ लेगा कि जीनोटाइप का अनुपात बताइए एक संकर क्रॉस में, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब यहाँ जीनोटाइप का अनुपात कैसे निकाल, देखिएगा ध्यान से मेरे भाई। 1 अनुपात, अब देखिए एक जो आपका है कैपिटल टी 1 ही है, मतलब शुद्ध लंबा हमारा 1 ही है, जीनी संरचना इसका शुद्ध लंबा 1 ही है, तो इसलिए 1 दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा है, इन दोनों की जीनी संरचना है वो एक जैसी है, इसलिए इसका अनुपात 2 है। तो क्योंकि ये 2, इनकी संख्या 2 है, इसलिए 2 दे दिए। और एक आपका क्या है, बौना, यानी कि बिल्कुल जीनी संरचना के अनुसार हम देखें तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 है हमारा। समझ गए क्या, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ साथियों आपका पृथक्करण का नियम भी खत्म होता है। मैंने आपको बता दिया प्रश्न क्या पूछेगा, बोलेगा एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात बताइए, तो 3 अनुपात 1, जीनोटाइप का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये एक संकर क्रॉस के लिए हो गया, ठीक है। अब फिनोटाइप का यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन लिख दिया, तो मैंने आपको बता ही दिया था। वैसे लक्षण जो बाह्य रूप से दिखते हैं फिनोटाइप कहलाते। जैसे आप त्वचा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है, तो क्या आप उसका रंग देख के नहीं बता सकते कि वो काला है ना। किसी के बाल काले हैं, तो आप उसका बाल देख के नहीं बता सकते कि वो उसका बाल काला है, देख के बता सकते हैं ना। ये सब फिनोटाइप हो गए। कोई लंबा है, नाटा है ना, मोटा है, ये सब आप देख के बता सकते हैं, तो ये सब इसके फिनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप। वैसे लक्षण जो किसी जीव के आनुवंशिक संगठन होते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आनुवंशिक संगठन कैसे हैं। एक तो भाई ऐसे हैं जो कि पूरे लंबे शुद्ध लंबे, तो इसका अनुपात 1 हो गया। 2 ऐसे हैं जो कि संकर लंबे, तो इसका अनुपात 2 हो गया। 1 ऐसे हैं जो कि आपके शुद्ध बौने हैं, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 जीनोटाइप संरचना हो गया। वही फिनोटाइप की बात करें तो ये आपका सिर्फ देख के बता सकते हैं, ये भी लंबा है, देखिए ये शुद्ध लंबा हुआ, ये संकर लंबा हुआ, लेकिन है तो लंबा ही है ना, इसलिए लंबा टोटल यहाँ 3 था और बौना 1 था, तो 3 अनुपात 1 हो गया था। उम्मीद है मेरे भाई समझ गए होंगे, ठीक है। एकदम सिंपल साथियों क्वेश्चन आएंगे। एक संकर में आपका ये हो गया, अब फिर द्विसंकर में पूछेगा, बस सिंपल से क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। क्या होता है इनको समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले यानी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाने के लिए इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि जब युग्मक बनते हैं ना, तो जो एलील होते हैं उनसे जो अलग होते हैं युग्मक मेरे भाई, तो वो
दो एलील जो है, दो एलील से जो युग्मक बन रहे हैं हमारे, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से वो किसी से भी जो संकरण कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आपको क्लियर नहीं होगा। दो विपरीत लक्षण वाले अलग अलग लक्षण इसमें हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये पुनिट स्क्वायर साथियों दिया गया है ना, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं प्रश्न जो इससे आएगा ना, वो ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न सिंपल ही इसमें आएगा। प्रश्न पूछेगा इसमें, अच्छा पहले रुको समझा देते हैं। प्रश्न आपका देखो सिंपल ये पूछेगा कि जीनोटाइप का अनुपात बताइए। तो 1:2:2:2:4:1:1:1 इस तरह से देखिए कितना लंबा आपको दिख रहा है। और फिनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1। प्रश्न बस इतना ही आएगा, ज़्यादा टफ प्रश्न आपका नहीं आएगा। लेकिन बात है क्या पता कभी पूछ दे, वो उसका मन है अपना, ठीक है ना। शिफ्ट को टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को देख लेंगे। ये आपका साथियों, और ये द्विसंकर पर आधारित है। चलिए पहले देखते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया, इसी के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, आपके दो जोड़ी क्या बोलते हैं विकल्पी वाले लक्षण लिए गए हैं। एक आपका गोल हरा बीज देखिए, दो लक्षण वाले, और एक आपका झुर्रीदार पीले बीज दिख गया, ठीक है ना। जो गोल आपका होता है साथियों, राउंड उसको बोलते हैं, उसको कैपिटल R से लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गोल बीज और झुर्रीदार बीज में कौन ज़्यादा प्रभावी है। तो मैंने आपको बोला था कि जो गोल होता है राउंड, वो डोमिनेंट होता है, और जो रिंकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते, अप्रभावी होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह मैंने पीले बीज में आपको, और पीले बीज में और हरे बीज में दोनों मैंने बताया था कि अगर मटर का पीला बीज लेंगे और हरा बीज लेंगे, दोनों के बीच संकरण कराएंगे तो पीला बीज क्या होगा, पौधे जो प्राप्त होंगे वो पीला बीज वाले, यानी कि पीला बीज वाले क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। समझ गए ना, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, वो चीज़ ध्यान रखना, आप वो पूछ सकता है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पर देखिए साथियों, लिया गया है आपका एक हो गया, ये नर हो गया, एक तरह से मादा ये हो गया, ठीक है ना। तो गोल हरे बीज और झुर्रीदार पीले बीज लिया गया। तो इसको जब संकरण कराते हैं, पहले इसका क्या बनाया गया है, यहाँ पर युग्मक बनाया गया। क्या बनाया गया, देखिए ये युग्मक बनाया गया, ये जनक है, जनक से युग्मक बनाया गया, ये जनक है, जनक से युग्मक बनाया गया, ठीक है ना। एक नर की तरह कार्य करेगा, एक मादा की तरह कार्य करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो युग्मक बनाया है यहाँ पर RY, यानी कैपिटल R स्मॉल y युग्मक बना है, और यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल Y ये आपका युग्मक बना है। समझ गए ना मेरे भाई। और इन दोनों के जब इन दोनों का क्या बोलते हैं संयुग्मन हुआ है ना, मिला, तो क्या बना हमारा, अब चूँकि ये जो बना है F1 पीढ़ी बना है। क्या बना है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रभावी ही दिखते हैं, सिर्फ F1 पीढ़ी में क्या सिर्फ प्रभावी ही दिखते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना कि लंबा बोनों में जब कराए थे संकरण तो लंबे ही दिखे थे, क्योंकि F1 पीढ़ी था, वो F1 पीढ़ी में प्रभावी ही दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रभावी ही दिखा है। तो प्रभावी कौन कौन है, प्रभावी कौन कौन है, गोल बीज में गोल प्रभावी है, और बीज के रंग में आपका क्या है, पीला प्रभावी है। तो देखिए ना आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r, तो इसमें क्या गोल प्रभावी हो गया, कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि देखिए कैपिटल स्मॉल r जो होता है ना मेरे भाई, स्मॉल r का मतलब यहाँ पर हरा बीज होता है, और स्मॉल y का मतलब यहाँ पर होता है, सॉरी स्मॉल r का मतलब आप झुर्रीदार होता है। स्मॉल r का मतलब क्या होता है, झुर्रीदार, और स्मॉल y का मतलब आपका होता है हरा बीज। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। स्मॉल r का मतलब झुर्रीदार, और स्मॉल y का मतलब हरा बीज, इस बात को ध्यान रखना। और कैपिटल R का मतलब गोल बीज, और कैपिटल Y का मतलब पीला बीज, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए आपको F1 पीढ़ी में क्या सारे प्रभावी ही प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है मेरे भाई, ये प्रभावी ही है, ये आप क्या प्रभावी है ना। देखिए कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल R स्मॉल r है तो प्रभावी कौन है, बड़ा R है, कैपिटल R है तो इसलिए गोल बोलेंगे। कैपिटल Y स्मॉल y, प्रभावी कौन है, कैपिटल Y, यानी कि पीला बीज, यानी कि गोल पीले बीज, यानी कि गोल भी प्रभावी होता है, पीला भी प्रभावी होता है। तो यानी F1 पीढ़ी में सारे डोमिनेंट आपके हावी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ही पहले बताया। अब इनमें क्या कराया जाता है मेरे भाई, ये जो आपका मिला है, इनमें कराया जाता है स्वपरागण। इसमें क्या किया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण कराया जाता है, ठीक है ना। देखिए कराया गया ना, यहाँ पर 2 बार लिया गया, इसको यहाँ पर 2 बार लिया गया, इसी चीज़ को यहाँ पर 1 बार 2 बार लिया गया, और इनके बीच क्या कराया गया है, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। तो इसको हम समझते हैं एक पुनिट स्क्वायर के माध्यम से। ये साथियों दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पुनिट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पुनिट स्क्वायर। और यही आपका क्या होता है, F2 पीढ़ी। क्या होता है, F2 पीढ़ी होता है, ठीक है ना। तो समझते हैं यहाँ पर देखिए, चूँकि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहता है कि जो युग्मक है साथियों वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसमें देखिए मेरे भाई समझने का प्रयास करेगा, इसमें आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। ये कैपिटल R के साथ जो यहाँ पर है कैपिटल Y भी जा सकता है, बात को समझिएगा। इस कैपिटल R के साथ यहाँ देखिए क्या है, बात को समझिए आप थोड़ा सा।
यहाँ समझिए, यहाँ कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है। ऐसा थोड़ा है कि हमेशा कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर ही रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र ये चीज़ें, कैपिटल आर के साथ कभी स्मॉल वाई भी आ सकता है, कभी कैपिटल वाई भी आ सकता है। समझ रहे कि नहीं बात को? तो वही मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें स्वतंत्र हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं है ना, पृथक्करण एकदम स्वतंत्र रूप से होता है। तभी तो वहाँ बोल रहा था ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ। कभी आपका कैपिटल वाई के साथ, कभी आपका देखिए यहाँ कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है, कभी कभी कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है ना। तो ये चीज़ें भाई स्वतंत्र है, तो इनके संभावना दिखाने के लिए एक पुनेट स्क्वायर में इसको बनाया जाता है। समझ, इसीलिए तो बोल रहे हैं स्वतंत्र है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी के साथ यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बनाया गया यहाँ पर, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए, तो इसको जूम आउट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, तो ये आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी इसको अगर ध्यान भी नहीं रखेंगे तो मैं बता देता हूँ, पहले इसको अगर देख लेते अच्छे तरीके से, है ना। देखिए ये आपका आर वाई लिया गया, ये आपका आर वाई यानी कि पॉसिबल दिया गया कि कैपिटल, यहाँ देखिए ये पॉसिबल दिया गया है, ठीक है। कभी इसके साथ जो देख सकते हैं यहाँ पर, कभी आपका एक मिनट, कभी आपका कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, कभी स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कभी स्मॉल आर के साथ कभी स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबल यहाँ पर दिखाया गया, और इसी 4 को इससे क्या करा दिया गया, स्वपरागण करा दिया, क्रॉस करा दिया गया, यानी कि जो द्विसंकरण यहाँ पर कराया गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस, जब द्विसंकरण कराया गया तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर लक्षण प्राप्त हुए, पौधे प्राप्त हुए। देखिए इसको गुना करिए, आर वाई को आर वाई से गुना करिए तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये आपका पूरा आ गया। ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये पूरी स्क्वायर आसानी। फिर इसको हम करेंगे इससे, तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो वही देखिए यहाँ पर ये लिखा गया। फिर हम करेंगे यहाँ पर, फिर हम करेंगे मेरे भाई, फिर इसको हम करेंगे इससे, है ना। तो इससे करते जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर आते जाएगा, इससे करते हैं यहाँ पर ये आते जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से फिर जो आप पूरा आप ये कर सकते हैं आसानी से, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड है नहीं। तो जब ये पूरा कर लेते हैं मेरे भाई, तो टोटल कितना बनता है, टोटल कितना बनता है, गिने क्या, एक बार गिनते हैं। 4 4 8 4 12 4 16, टोटल कितना बनता है 16। अब देखिए यहाँ पर इसका रेशियो भी दिया गया, कितने रेशियो भी दिया गया है ना, रेशियो भी मेरे भाई दिया गया, दिया गया है ना, दिया गया है ना। 9 3 12 3 15 1 16 दिया गया। 9 क्या बनते हैं आपके, गोल पीले, 9 क्या बनते हैं, गोल पीले बनते हैं। और आपके गोल हरे कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। झुरीदार पीले कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। झुरीदार हरे बीज कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। अब मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ, ध्यान दिया। गोल पीले का मतलब क्या हो गया, गोल भी प्रभावी है। गोल मतलब यहाँ पर क्या साथियों, बीज का आकार की बात कर रहे हैं, गोल बीज का आकार और आपका झुरीदार बीज का आकार, कौन सा प्रभावी होता है, तो बोलिएगा गोल। और बीज के रंग में पीला प्रभावी होता है, तो गोल पीला क्या प्रभावी वाला, तो गोल पीला प्रभावी वाला टोटल 9 है। गिन के दिखा देता है आपको हम, गोल पीला आपको गिन के दिखा देते हैं। देखिए ये आपका जहाँ कैपिटल आर मिल जाए और कैपिटल वाई मिल जाए, समझिए वो गोल पीला हो गया। जहाँ कैपिटल आर दर्शा देगा गोल को, कैपिटल वाई दर्शा देगा पीला को। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें ही मिल रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें मिल रहा है, इसमें ही मिल रहा है, 5 हो गया, इसमें ही मिल रहा है, 6 हो गया, इसमें ही मिल रहा है हमें 7 हो गया, और इसमें ही मिल रहा है 8 हो गया, और देख लीजिए आप कहीं, और एक आपका इसमें मिल गया, आपका टोटल 9 हो गया। तो 9 हमको जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई भी मिल गया, मतलब गोल पीला हो गया। अब मैं आपको गोल हरा दिखाता हूँ, जो कि 3 है। गोल हरा का मतलब क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और हरा मतलब क्या होता है, हरा मतलब क्या है, स्मॉल वाई होगा। तो देखिए भाई ये जहाँ जहाँ मिलेगा टोटल 3 है, गिन के दिखाते हैं, टोटल गिन के दिखाते हैं आपको, ये आर और स्मॉल वाई। तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। हाँ यहाँ देखिए, एक मिनट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ दिख गया आपको, 1 हो गया। और मैं दिखाता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ दिख गया आपको, दिख गया ना, 2 हो गया। और दिखाता हूँ, और कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ आपको दिख गया, तो 3 आपका ये भी हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको झुरीदार पीले दिखाता हूँ। झुरीदार का मतलब क्या होता है, झुरीदार का मतलब हो गया आपका स्मॉल आर, और पीले मतलब कैपिटल वाई। तो देख लीजिए भाई, ये भी खोज सकते हैं, तो मैं आपको खोज के इसका भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका हो गया, ये झुरीदार पीले हो गए, 1 हो गया। यहाँ भी आपका झुरीदार पीले 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया झुरीदार पीले। और झुरीदार हरे बीज, झुरीदार हरे का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल आर और स्मॉल, एक मिनट, हाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही है, तो ये आपका झुरीदार हरे बीज हो गया। तो उम्मीद है साथियों आप समझ गए होंगे, है ना। तो बस आपको इसका पूछेगा कि फिनोटाइप का अनुपात बता दीजिए, क्या मेरे भाई, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप मतलब क्या है, फिनोटाइप मैंने आपको बताया था ना, जो हम देख के बता सकते हैं बाहरी रूप से, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। तो भाई हम देख लिए, गोल पीला 9 गो है, गोल हरा 3 गो है, झुरीदार पीला 3 गो है, झुरीदार हरा 1 है। तो रेशियो क्या है, 9:3:3:3:1, ये रेशियो है, ये आपको ध्यान रखना है।
है ना। और जीनोटाइप का तो मैंने आपको अनुपात वहाँ पर बता ही दिया था। बस इतना ही मेरे भाई है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। बस एक चीज़ और देखते हैं, लिंग निर्धारण, फिर चैप्टर खत्म। यही डायग्राम जो था ये आपका एनसीईआरटी में भी था, तो मुझे लगा वहीं से उसको करा दिया जाए, इसलिए मैंने उसको करा दिया, ठीक है ना। ये मैंने पीडीएफ में भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं जीनोटाइप, आप इसको मत याद रखो ना, इसको मत याद रखो, ठीक है ना। जीनोटाइप इसको याद मत रखिए, फिनोटाइप को लेकिन जरूर याद रखें, ये आपका पूछता है, बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। चलिए तो आप समझते हैं मेरे भाई लिंग निर्धारण को, ठीक है, जिसको सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 दूनी संख्या में अगर पूछेगा तो 46 जोड़ा। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, यानी कि संख्या में हो जाएगा तो टोटल 46 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। और गुणसूत्र के बारे में मैंने आपको खूब बता ही दिया, ठीक है ना। जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक जैसे होते हैं पुरुष और महिला दोनों में, यानी कि मेरे भाई 23 जोड़ा टोटल गुणसूत्र होता है ना, पुरुष और महिला में 22 जोड़ा एक जैसा होता है, कोई अंतर नहीं, जैसा उसमें वैसा इसमें भी। जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। पूछता है कि 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो मेरे भाई इसको ऑटोसोम्स कहते हैं, और हिंदी में इसको अलिंग गुणसूत्र कहेंगे। इसका जनन में कोई योगदान नहीं है, मतलब कि ये लिंग निर्धारित नहीं करता, इसीलिए तो इसको अलिंग गुणसूत्र कह रहे हैं ना, ऑटोसोम्स कह रहे हैं। 23वां जोड़ा जो होता है मेरे भाई, ये अलग अलग हो जाता है लड़का और लड़की में। यही 23वां जोड़ा अंतर कर देता है लड़का और लड़की में, ठीक है ना। इसको 23वां जोड़ा को क्या कहते हैं? ओलोसोम्स कहते हैं, या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसी से लिंग का निर्धारण होता है, समझ गए ना। जिनमें से स्त्रियों में 23वां जोड़ा, देखिए 23वां जोड़ा स्त्री में क्या होगा? स्त्री में XX होगा, और 23वां जोड़ा जो पुरुष में होगा वो XY होगा। बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया आपका। मेल में देखिए, मेल में आपका टोटल 44 हो गया, 22 जोड़ा, 44 1 45 1 46। फीमेल में 44 1 45 1 46, इस तरह से आपका हो गया। अब साथियों पूरा हम समझते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम के माध्यम से इसको, ये आपके मादा दिया गया, ये आपका नर वाला अंग दिया गया, ठीक है ना। मादा में आपको पता है X पाए जाते हैं, और आपके पुरुष में क्या पाए जाते हैं? स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। और मादा में गुणसूत्र 23वां जोड़ा क्या होता है? XX होता है, और पुरुष में XY होता है, ठीक है ना। यही आपका लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र है दोनों में, ठीक है ना। अब समझते हैं। मान लीजिए मेरे भाई कि मादा का X गुणसूत्र, मादा का X गुणसूत्र जो है, मादा का X गुणसूत्र पुरुष के X से मिल गया। पुरुष के क्या मिल गया? X से मिल गया। तो क्या बनेगा? दोनों XX ही है तो XX ही बनेगा। अब XX गुणसूत्र बना मतलब लड़की, XX गुणसूत्र मतलब मादा व लड़की, ठीक है ना। अब मान के चलिए मेरे भाई, मान के चलिए कि अब मादा का फिर से X गुणसूत्र जो है पुरुष के Y गुणसूत्र से मिल जाए, पुरुष के Y गुणसूत्र से मिल जाए तो क्या बनेगा? XY बनेगा। ये X और ये Y, तो XY बनेगा। तो XY क्या होगा? XY होगा लड़का। XY क्या होगा मेरे भाई? लड़का होगा, ठीक है ना। अब फिर उससे बात करते हैं। फिर से X वाला गुणसूत्र जो है पुरुष के X वाले गुणसूत्र से मिल जाए तो फिर क्या होगा? XX लड़की ही होगी, समझ के ना। अब फिर से बात कर लेते हैं हम, फिर से यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक और आपका हो गया, इधर से बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इधर करते हैं। अगर ये वाला X गुणसूत्र ये वाले Y से मिल जाए तो फिर भी क्या बनेगा? XY बनेगा। तो XY क्या बनेगा? लड़का बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? लड़का बनेगा। तो इस तरह से देखिए मेरे भाई क्या होता है आपका, क्या होता है, ये आपका लिंग निर्धारण होता है। ये आपका क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। अब चूँकि मेरे भाई यहाँ पर जैसे कि क्या कहते हैं, हम बोलना चाह रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए शादी होता है तो जब बेटी ही बेटी पैदा होती है तो इसमें महिला की कोई दोष नहीं होती है, महिला की कोई दोष नहीं होती। क्यों कोई दोष नहीं होती है? क्योंकि पुरुष का Y शुक्राणु मादा के X से मिलेगा तभी तो। मान चलिए पुरुष का X वाला ही गुणसूत्र मादा के X से मिल जाए तो क्या है? डिपेंड तो किस पर हो रहा है? और लड़का जो डिपेंड कर रहा है, यानी कि बच्चा जो है, बच्चा निर्धारण किस पर हो रहा है? तो ये पर पिता के गुणसूत्र से हो रहा है। बच्चा निर्धारण किस पर हो रहा है? पिता के गुणसूत्र हो रहा है। पिता जैसा गुणसूत्र मादा में भेजेगा, यानी कि नर जैसा गुणसूत्र मादा में भेजेगा, वो उस प्रकार का बच्चा होगा। अगर ये मान चलिए कि नर जो है X वाला गुणसूत्र मादा में भेज रहा है तो XX लड़की होगा। अगर मान चलिए पुरुष Y वाला गुणसूत्र मादा में भेज रहा है तो XY लड़का होगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर साथियों पिता के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो प्रश्न में पूछता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? माता से कि पिता से, या दोनों से? तो पिता से होता है, क्योंकि पिता पर ही डिपेंड है, क्योंकि पिता के पास ही Y क्रोमोसोम है। समझ गए मेरे भाई? उम्मीद है साथियों समझ गए होंगे। और चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। ज़्यादा साथियों इससे प्रश्न आपका नहीं आया, क्योंकि जय विकास इसको हटा दिया गया इस वाले टॉपिक से, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है मेरे भाई, समझ गए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।